आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ है, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। एक वक्त था जब इश्क पाक होता था, इश्क की कस्में खाई जाती थी, इश्क की पूजा होती थी, आशिक और माशूक जिंदगी भर रिश्ते निभाते थे। लेकिन वक्त ने करवटें बदली और इश्क एक बिजनेस बन गया, इश्क स्टेटस सिंबल बन गया। एक आशिक, कई माशुकाएं अब आम बात हो गई है। जितनी ज्यादा माशुकाएं उतनी बड़ी शख्सियत। इश्क के नाम पर अय्याशी आजकल आम बात हो गई है। पहले मोहब्बत रूह से होती थी, लेकिन अब वही मोहब्बत जिस्मानी हो गई है। आज की मोहब्बत का रूह से कोई वास्ता नहीं, मतलब है तो सिर्फ जिस्म से। देखिए मोहब्बत के नाम पर बेहूदगी की ये तफ्तीश। वो था आशिक आवारा। आपने इश्क के तमाम किस्से सुने होंगे, आपने इश्क की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक अजीबो गरीब आशिक की कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी के खौफनाक राज को जानने के लिए आपको सीधे इस नदी में चलना होगा, क्योंकि ये रेस्क्यू टीम उसी आशिक की तलाश कर रही है। उसी आशिक को ढूंढने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आशिक इस नदी में क्यों कूदा। इस आशिक को क्या प्यार में धोखा मिला, या फिर इस आशिक ने प्यार में नाकाम होने पर अपनी जान दे दी। यहाँ रेस्क्यू टीम अपनी कोशिशें कर रही है और इसी बीच पुलिस को लाश मिल ही जाती है। ये लाश थी परमानंद लोधी की। ये थाना क्षेत्र अंतर्गत गौर झामर में 4 तारीख को ग्राम नया गांव है जो सुनार नदी के किनारे है। वहाँ पे हमें डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी के हाथ बांधे हुए थे, गले में भी रस्सी थी, पैर भी बांधे हुए थे। तो प्राइमा फेस से हमें देख के लग रहा था कि इसका संभवतः मर्डर हुआ होगा और बॉडी भी अनआइडेंटिफाइड थी। इस आशिक परमानंद की कहानी बेहद जुदा है, जहां सागर के महका पेपरिया गांव का रहने वाला 23 साल का परमानंद अचानक गायब हो जाता है और उसकी लाश इसी सुनार नदी में पुलिस को बहती हुई मिलती है। फिर पुलिस लाश के फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करती है और फिर इस लाश का पता मिलता है महका पेपरिया गांव। मकतूल परमानंद का भाई उसे पहचान लेता है और इमीडिएट हमने इसकी सूचना इस पर सोशल मीडिया को हमने यूज किया कि जो डेड बॉडी वो आइडेंटिफाई हो जाए। कुछ ही घंटों बाद डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो गई और उसमें यह आया कि गौर झामर क्षेत्र का एक ग्राम है महका पिपरिया, वहाँ पर रहने वाला तेजबल लोधी आया। उसने शव को आइडेंटिफाई किया और उसने बताया कि डेड बॉडी उसके भाई परमानंद की है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा होता है कि परमानंद का मर्डर किया गया है और इस मर्डर में पुलिस का हाथ लगता है। ये कातिल सत्यपाल, जो अपने नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर परमानंद की हत्या कर देता है। अब सवाल है, आखिर क्यों? परमानंद की एज भी लगभग 22-23 साल की थी। उसका पीएम कराया गया और पुलिस ने सभी एंगल से उसकी जब विवेचना प्रारंभ करी तो उसमें ऐसा मैटर आया कि महिला का कोई इश्यू उसमें आ रहा है। तो जैसा नाम वैसा ही परमानंद का अंदाज था, जिसे लड़कियों में परम आनंद आता था। एक दिल फेंक आशिक मिजाज शख्स जो हुस्न का सौदागर था, जो अफेयर करने में माहिर था, जिसे प्यार से ज्यादा उसका प्रोपेगेंडा करने में मजा आता था। अक्सर आपने लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाते देखा होगा। परमानंद भी ऐसा ही शेखी बघारता था। बार बार अपनी प्रेमिकाओं के किस्से वो लड़कों को सुनाता, अपने अफेयर का प्रोपेगेंडा करता। एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखने को वो अपना हुनर बताता था। बार बार वो आरोपियों को अपनी प्रेमिका की फोटो दिखाता, लेकिन ये दिल फेंक मिजाज ही परमानंद को महंगा पड़ गया। कुछ महिलाओं से इसके संबंध थे और कुछ महिलाओं को बुरी नियत से भी देखता था ये, और साथ में उसके बारे में प्रोपेगेंडा करने की इसकी आदत थी। गांव के और लड़कों को बताता था, देखो इस महिला को मैं जानता हूँ, ये महिला मेरी दोस्त है, इस महिला के साथ मैं यहाँ घूमने गया था, ऐसा करके। दरअसल आरोपी और उसके नाबालिग दोस्तों को शक था कि परमानंद की नजर उनके घर की बेटियों पर भी है। नाबालिग आरोपियों में से एक को शक था कि परमानंद का उसकी भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर इन 3 दोस्तों ने एक साजिश रची और परमानंद को रास्ते से हटाने का जाल बिछाया, जिसके लिए चुनी गई यही सुनार नदी। उस रोज भी परमानंद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। ये खबर इन आरोपियों को लगी और फिर गला दबाकर परमानंद की हत्या कर दी गई। इसमें 3 आरोपी हैं। एक मेन आरोपी इसमें सत्यपाल आदिवासी है, लगभग 22-23 साल का लड़का, जिसने पूरी प्लानिंग करी, जिसको शंका थी कि उसकी भांजी से इसके कहीं कुछ संबंध है। और साथ में 2 आरोपी हैं, जो कि वो नाबालिग है,
अभी नाबालिग लड़कियां दोनों 16-17 साल की एज के हैं। उनको भी कुछ शंका थी कि एक को शंका थी कि उनकी भाभी से संबंध है, और इस तरह से इनका एक कॉमन कॉज बन गया और उसमें सत्यपाल ने लीड रोल लेते हुए प्लान करके मर्डर किया। दिलफेक परमानंद के लिए उसका दिलफेक अंदाज और इश्क का प्रोपेगेंडा करना उसके गले का फंदा बन गया। तफ्तीश के लिए सागर से राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। अक्सर मोहब्बत के नाम पर जान देने वालों को तो आप लोगों ने खूब देखा होगा, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उलट है। यहां जो वारदात हुई है वो समाज के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी माशूका का कत्ल कर दिया, कत्ल भी एक छोटी सी बात पर। कत्ल की वजह जानकर आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि समाज में मौजूद वहशी दरिंदों का बोलबाला किस कदर बढ़ गया है। आप ये भी सोचेंगे कि क्या यही मोहब्बत है या मोहब्बत के नाम पर हैवानियत। देखिए ये तफ्तीश और मोहब्बत का मातम कीजिए। मोबाइल में कैद मोहब्बत, मोबाइल में कैद कातिल, जंगल में इश्किया, जंगल में इंतकाम, किस पर कत्ल। ये कैसी मोहब्बत, एक ऐसा जंगल जो अपने सीने में ना जाने कौन से राज दफन किए हुए था। एक ऐसा जंगल जिसका रहस्य ही बना हुआ था। एक ऐसा जंगल जो किसी की मौत का गवाह बना था। यकीनन जंगल की इस मिस्ट्री को आप भूले नहीं होंगे। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर इस इलाके से 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा रोजाना की तरह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो लौटकर घर नहीं आई। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर इस मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस भी इस जंगल में गई, जहां उस 12वीं की छात्रा का पता मिला था। और जैसे ही पुलिस उस जंगल में पहुंची, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस जंगल में एक लाश मिली थी। ये लाश उसी स्कूली छात्रा की थी। अब सवाल था कि इस छात्रा की जान का दुश्मन कौन था। इस लाश में कई सवाल दफन थे, जिनके जवाब पुलिस तलाश रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस को सबसे अहम सुराग मिला। वो वाकई हैरान करने वाला था, और वो सबसे अहम सुराग था स्कूल बैग में मिला पन्नी में लिपटा ये मोबाइल। बच्ची के पास से मिले हैं। पिता का कहना है कि वो मोबाइल उन्होंने नहीं दिए। ये मोबाइल किसके हैं, कैसे उनके पास पहुंचे हैं, ये हमारी जांच का विषय। जबलपुर की कुंडम तहसील में 18 साल की छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस केस में पुलिस की तफ्तीश में सबसे अहम सुराग था छात्रा के बैग में मिला मोबाइल फोन, यानी शक के रडार पर यही फोन था। दूसरा क्लू था छात्रा के दोस्त, तीसरा क्लू छात्रा के घर वाले, और चौथा क्लू था ये जंगल। पुलिस चारों दिशाओं में तीर चला रही थी। जहां पुलिस के तरकश से निकला सबसे पहला तीर सही निशाने पर जाकर लगा, और वो था ये जंगल का रास्ता। सीन ऑफ क्राइम से जो चीजें सामने आई, अमूमन पहला प्रश्न ये था क्या ये जंगल जो है वो पहली बार यूज किया गया या ये आम रास्ता है। जब हमने इस पे काम किया तो ये पता चला कि बच्चों का एक ग्रुप है जो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पडरिया में जाता था, और पूरा ग्रुप जो बच्चों का है वो अमूमन उस पगडंडी वाले मार्ग को यूज करता है। छात्रा की लाश मिलने के बाद तफ्तीश आगे बढ़ रही थी, जिसमें वारदात के तरीके पर पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। इस केस में छात्रा का मर्डर जिस तरीके से किया गया था, उससे पुलिस को शक था ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि इस वारदात को अचानक अंजाम दिया गया है। पोस्टमार्टम से जो चीजें उभर कर सामने आई वो स्पष्ट करती थी कि बच्ची के साथ किसी तरह का लैंगिक हमला नहीं हुआ है, किसी तरह से बलात्कार की घटना नहीं हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जो चोट कारित करने का तरीका था, सिर पे पत्थर से मारा गया था। तो ये भी स्पष्ट था कि वही बड़े पत्थर से
मारा गया है। और ये जो घटना है वो प्लानिंग ना होकर ये भावावेश में की गई है और ऐसे व्यक्ति ने की है जो कहीं ना कहीं उससे करीबी है, उससे उसको जानता है। रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई थी, छात्रा के साथ कोई लैंगिक अपराध नहीं हुआ है, यानी ये दुष्कर्म का मामला नहीं था। दूसरी बात, मोबाइल छात्रा के घर वालों ने नहीं दिया था, तो सवाल था कि आखिर ये मोबाइल छात्रा को किसने दिया। तो इस मोबाइल के तार जुड़े रमन सिंह सयाम से मोबाइल को खंगालने पर मोबाइल पर कई लव मैसेजेस मिले जो प्रेमी रमन ने अपनी प्रेमिका यानी इसी छात्रा को किए थे। इन लव मैसेज में बार बार एक बात का जिक्र था और वो था, बार बार फ्रीक्वेंट जो बातें हुई थी, फ्रीक्वेंट जो मैसेज के आदान प्रदान हुए थे वो रमन सयाम से हुए थे जो उनका सहपाठी था। और स्पष्ट मैसेजेस भी दिए गए थे। मैसेज थे किस के संदर्भ में थे, लड़के ने किस की डिमांड की थी कि मैं किस करना चाहता हूं। दरअसल वारदात वाले रोज प्रेमी रमन ने स्कूल से लौटते वक्त अपनी प्रेमिका यानी इसी छात्रा को फोन लगाया और उससे एक ऐसी डिमांड की कि इस डिमांड को सुन प्रेमिका ने इनकार कर दिया। ये किसकी डिमांड थी? लड़का हिनौता का रहने वाला है और उसका रास्ता, क्योंकि उस दिन वो स्कूल नहीं गया था, उधर ही से वो आया और किस लेने के क्रम में संभवतः वो आगे बढ़ना चाहता था, लड़की की इच्छा के विरुद्ध करना चाहता था और इसी भावावेश में उसने लड़की को पत्थर में पटक दिया। संभवतः गंभीर चोट थी और उस चोट के कारण बच्ची की मृत्यु हुई है। प्रेमी रमन सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर पूरी तरह से अपनी प्रेमिका को अपना बनाना चाहता था, लेकिन प्रेमिका को ये नजदीकियां शादी से पहले मंजूर नहीं थी। वो अपने प्रेमी रमन से शादी का ख्वाब सजा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी ही उसकी जान ले लेगा। दरअसल प्रेमिका के इनकार पर प्रेमी रमन ने प्रेमिका को तैश में आकर पत्थर पर धक्का दे दिया और छात्रा की मौत हो गई। यह स्पष्ट हो गया है कि लड़की का हत्या रमन पिता रज्जू सिंह सयाम ने किया, जो हिनौता का रहने वाला है और बच्ची का सहपाठी है, बच्ची के साथ पढ़ता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो दोस्तों के बीच प्यार पनपा और फिर प्यार ने जब मर्यादाएं लांघने की कोशिश की तो अंजामे मोहब्बत खूनी हो गया। किस पर कत्ल की इस वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। तफ्तीश के लिए जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। अपनी धौंस जमाने के लिए उन वीडियोस को वायरल करता है। इस डकैत ने फिल्मी पर्दे के डकैत गब्बर सिंह को भी दे दी है मात। इस डकैत की अदाकारी के सामने रियल लाइफ के अदाकार भी बौने साबित होंगे। ये डकैत कितना शातिर है, इस बात को जानने के लिए देखिए हमारी ये तफ्तीश। एक रंगीन मिजाज डकैत एक्टिंग में माहिर डकैत कितने आदमी थे? महाराज महाराज। और वो किडनैप हो गया। इस गांव में एक सीन फिल्माया गया, बस फर्क इतना है कि इस गांव में दहशत के जो सीन फिल्माए गए उसने 75 mm यानी फिल्मी पर्दे पर हिट डाकू गब्बर सिंह की एक्टिंग को भी मात कर दिया। हर एक फिल्मी डकैत इस असल डकैत के आगे पानी भरते नजर आए। पहले आप इस डकैत का ये अवतार देख लीजिए, जहां फिल्मी गानों पर ये डाकू खुद को हीरो बनाने पर तुला है। गाना मौसीकी का है और उस पर ये डाकू अपना टशन दिखा रहा है। बीच बीच में बंदूक भी लहरा रहा है। इस डकैत के सोशल मीडिया में वायरल इन हिलती डुलती तस्वीरों के बीच आपको एक गांव में लिए चलते हैं, क्योंकि वहां इस डकैत ने अपनी असली अदाकारी दिखाई है। ऐसी एक्टिंग की पूछिए मत, आप ही सुनिए। पुलिस की वर्दी में थे? हाँ, पुलिस के पास। फिर कहाँ लेके गए? फिर यहाँ से वापस यही भी निकल के वो ठास
सीधे मेन रोड। कितने बजे रहा होगा लगभग? लगभग 2 बजे रहा। गुलाबी शर्ट पहना ये वही चश्मदीद है जो इस डकैत गैंग की हर एक एक्टिंग का गवाह है, जिससे शख्स को रात के तकरीबन 2 बजे 5 पुलिस वाले उसके घर से उठा कर ले जाते हैं, बीच बीच में उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर उसे इस इलाके में लेकर आते हैं और बंदूक की नोक पर वो पुलिस वाले कहते हैं आवाज लगाओ। ये शख्स मना करता है और फिर कहते हैं आवाज लगाओ, और जैसे ही ये शख्स कहता है महाराज महाराज, मोबाइल तो मुझसे मांग रहे थे भाई के इतने अंदर का है ना भाई, मैं बांधे रहे तो मैं ही खड़ा रहता हूँ और महाराज यही चलाएं। एक आदमी रहेगा चाची के लगे मोबाइल दिया, और इसके ये कहने के बाद ही किडनैपिंग हो जाती है। आप भी सोच रहे होंगे 5 पुलिस वाले आते हैं और किडनैपिंग हो जाती है, आखिर माजरा क्या है? तो हमने पहले ही आपको बताया था उन डकैतों की एक्टिंग के आगे खुद एक्टर भी फेल हो जाए। जी हाँ, सतना के धारकुंडी थाना इलाके के हरसेड गांव में 5 डकैत पुलिस की वर्दी में आए थे। उन डकैतों ने सबसे पहले से शख्स कल्लू कोल को घर से उठाया और इस मजदूर को ढाल बनाकर उसके मालिक किसान अवधेश समदड़िया को आवाज लगवाई, जिसे कल्लू महाराज कहकर पुकारता है। 4 बजे के लगभग उधर से और परिवार के भाई लोग आ गए और यहाँ घर में आए तो वो नहीं थे, खाली भाभी थी, रोने लगी। बस इसके बाद हमको यही जानकारी मिली कि बबली कोल गैंग पकड़ ले गया है। पुलिस की वर्दी में आए डकैत गैंग को लोग बबली कॉल गैंग बता रहे हैं। बंदूक की नोक पर किसान अवधेश समदड़िया का अपहरण हो जाता है। रात के करीब 3 बजे किसान अवधेश के अपहरण के महज 2 घंटे बाद अगवा हुए किसान के परिवार को फिरौती के लिए फोन आता है और 50 लाख की फिरौती मांगी जाती है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। अब जैसे बाहर रहते हैं, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, अब हम लोग बाहर रहते हैं तो अब समझ में नहीं आता कि क्या करें। और यहाँ हम पूरी संपत्ति यदि बेचेंगे तो भी 50 लाख है हमारे पास नहीं आ पाएगा। अपहरण की इस वारदात के बाद जाहिर सी बात थी ये गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और दहशत का दूसरा नाम बबली कॉल का इन्हीं जंगलों में सुराग ढूंढ रहे हैं। करीब जंगल में 6 पार्टी पुलिस की उतारी है और सभी जो गांव जिनसे उसको सहायता वगैरह मिल रही है उन पे नज़र रखे हुए हैं कि कहीं कोई राशन रसद वगैरह उसके पास नहीं जा रही। सर्चिंग में हम लोग लगे हुए हैं। अब आपको ये भी बता दें आखिर ये डकैत गैंग कौन है। दरअसल यूपी का रहने वाला बबली कॉल मुठभेड़ में माहिर है, जिसने यूपी के 4 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा था। एमपी यूपी में उस पर दर्जनों अपराध दर्ज है, जो हत्या और अपहरण में माहिर है। 2 राज्यों की पुलिस के हाथ जो अब तक नहीं लगा है। एसपी सतना का संपर्क करवी एसपी से हुआ है। उन लोगों ने भी पार्टियां जंगल में सर्चिंग के लिए उतारी हैं। घने जंगल का फायदा उठाकर ये गैंग अपराध को अंजाम देता है। यूपी में वारदात कर एमपी में पनाह लेता है तो एमपी में अपराध कर यूपी में पनाह लेता है। इस गैंग के सरगना बबली कॉल को खुद का वीडियो बनाकर वायरल करने का भी शौक है। महज 35 से 40 साल के इस डकैत ने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी है। और ये तो एक गिवन चीज़ है कि ज्योग्राफी क्या गिवन चीज़ है कि बॉर्डर का हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट है तो बॉर्डर में दोनों यहाँ वहाँ डकैतों के लिए तो बॉर्डर को एक मायने रखता नहीं है। तो हम लोग उस यूपी पुलिस के भी संपर्क में। अगवा किसान का परिवार दहशत में जी रहा है। आखिर कब अंत होगा इस आतंक का? इस पूरे मामले में एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई बबली कोल गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस का खुफिया तंत्र कहां चूक गया? तफ्तीश के लिए सतना से शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।